Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we will start chapter 11 gravitation, which is chapter of physics. आज हम physics का chapter 11 start करें. Mute your mic. Good morning, ma'am. चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण. ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर है आपका. रितु रीड कीजिए. Okay, ma'am. In the chapter of force and motion, you have come across several such examples where an object moves towards the surface of Earth, like when a stone is thrown upwards away from the surface of Earth. It comes back to the Earth's surface, drops of rain, dry leaves, dust particles, everything falls back on the surface of Earth. Have you ever thought, where does every object fall back on Earth? Where does the velocity of a pebble increase on reaching the surface of Earth when it's thrown from a height above the Earth's surface? You learned in earlier classes that several Earth-like planets in solar system revolve around the sun, and moon-like satellites revolve around the planets. In such a situation, where does Earth not fall on the sun or moon does not fall on the Earth? Okay. Gravitation. In the chapter of force and motion, you have come across several such examples where an object moves toward the surface of Earth. जब हम force और मोशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जब हम उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर ही आता है ना. और आपने देखा ही है कि जब आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अर्थ के सरफेस पर ही आता है नीचे. ठीक है, वापस अर्थ के सरफेस पर ही आता है. ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बूंदे, ड्राई लीव्स मतलब सूखी जो पत्तियां होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, एवरीथिंग फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हैव यू एवर थॉट व्हाई डज एवरी ऑब्जेक्ट फॉल बैक ऑन अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ नीचे ही क्यों आते हैं, अर्थ के सरफेस की तरफ नीचे ही क्यों आते हैं? Why does the velocity of a pebble increase on reaching the surface of Earth when it's thrown from a height above the Earth surface? Pebbles का जो मतलब कंकड़ जो होते हैं, जब उन्हें ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, हाई वेलोसिटी के साथ, उनका जो वेलोसिटी होता है इंक्रीज होता है अर्थ के सरफेस से जब उन्हें फेंका जाता है. ठीक है, तो फिर से वो अर्थ के सरफेस पर ही आता है. You learn in earlier classes that several Earth-like planets in solar system revolve around the sun and moon-like satellites revolve around the planets. आपने इससे पहले क्लास में भी पढ़ा हुआ है 6-7 में कि कुछ जो प्लैनेट होते हैं जैसे कि अर्थ है ना, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. उसी तरह से कुछ सैटेलाइट जैसे कि मून प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं. इन सच अ सिचुएशन व्हाई डज अर्थ नॉट फॉल ऑन द सन और मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ? जब ये एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं तो ये एक दूसरे को के ऊपर गिरते क्यों नहीं है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. इसी को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया, एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, टाई अ वुडन ब्लॉक विद अ थ्रेड. एक थ्रेड के हेल्प से एक वुडन ब्लॉक लेना है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे थ्रेड के हेल्प से बांध देना है और उसे आपको अपने हैंड के फिंगर पे फंसाना है. Hold the free end of the thread with your hand while you drop down the other end which is tied to the block. देखिए, एक एंड जो होगा थ्रेड का, एक एंड ब्लॉक को बांधे रखेगा, ठीक है, दूसरा एंड को अपने हाथ से पकड़ना है, ठीक है, और उसे घुमाकर आपको उसको क्या करना है, फेंकना है. What happened? Now slowly move the block in a circular motion. पहले तो वो क्या होगा, पहले जब आप उसे घुमाएंगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा. सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? क्या समझते हैं सर्कुलर मोशन से, बताइए. मैम सर्कुलर मोशन मतलब घूमना.
सर्कुलर मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता हो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब आप लकड़ी के ब्लॉक को घुमाएंगे, अपने हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाएंगे तो वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। यस मैम। जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है, फिगर में कैसे दिखाया जा रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक, आप क्या फील करते हैं जब आप इसे पुल करते हैं या पुश करते हैं? तो हल्का सा खींचेंगे तो कैसा फील होगा? इफ यू ड्रॉप द थ्रेड व्हाइल मूविंग द ब्लॉक फास्टली, अगर आप वो जो थ्रेड जिसे आप ब्लॉक को घुमा रहे हैं उसको आप छोड़ देते हैं, तेजी से घुमाते हुए छोड़ देते हैं, और इफ द थ्रेड ब्रेक्स ऑफ, या फिर जो थ्रेड है वो टूट जाता है, टू विच डायरेक्शन डज द ब्लॉक गो, कौन से डायरेक्शन में लकड़ी का ब्लॉक जो है वो जाएगा, गिरेगा? डज द ब्लॉक कीप मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्या वो जो ब्लॉक है वो सर्कुलर पाथ पर ही घूमते रहेगा, धागे के टूटने के बाद भी नो घूमते रहेगा? मैम। क्या बताइए, नहीं घूमेगा, है ना। नो हैव यू मैम। एवर थॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, क्या आप ब्लॉक के मोशन का डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा? मैम वो मैम नीचे गिरेगा ना। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन से ये समझ आएगा। In the above activity, you saw that a thread hold the block moving in a circular path even when it moves in a very high speed. जब आप देखते हैं ये एक्टिविटी जब आप करते हैं, जब इसे वुडन ब्लॉक को आप अपने हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाते हैं तो सबसे पहले तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है जब आप इसे हाई स्पीड से घुमाते हैं। बट देयर इज नो सच स्ट्रॉन्ग थ्रेड बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच कीप्स द मून कनेक्टेड। यहाँ पर हमने क्या देखा कि मान लीजिए आपका जो हैंड है वो सन है, ठीक है, और जो वुडन ब्लॉक है जो गोल गोल घूम रहा है वो क्या है, अर्थ है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में तो थ्रेड बंधा हुआ है, इसकी वजह से वो टूट नहीं रहा है, वो घूम रहा है गोल गोल। लेकिन सन और अर्थ के बीच में या फिर मून या अर्थ के बीच में कोई भी थ्रेड नहीं होता है जो कि इन दोनों को कनेक्ट यस करके मैम। रख सके। देन व्हाट इज द फोर्स विच कॉजेज द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कंटिन्यू, फिर वो कौन सा फोर्स होगा जो जिससे जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है और वो अर्थ पर नहीं गिरता है। For a long time, people thought that attracting the moon and other objects is a characteristic property of Earth, and that's why the moon and all other stars revolve around the Earth. बहुत समय के बाद में ये सोचा जाने लगा, ये खोजा गया कि अर्थ में एक बहुत अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसकी वजह से मून और बहुत सारे स्टार जो हैं अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। But this belief did not agree with various observation of our solar system and other planets. लेकिन फिर भी इसे ये जो ऑब्जर्वेशन था उसे नहीं माना गया, ठीक है। It also did not coincide with the Copernicus theory of sun-centric solar system or with Kepler's law, which were based on several observation of solar system. देखिए, अगर कोई भी ऐसे ही बोल रहा है कि अर्थ में कोई भी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से मून या स्टार उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो सिर्फ बोलने से ही कोई उसको नहीं मान लेगा, ठीक है। उसके बारे में रिसर्च हुए जिसके बाद में साइंटिस्ट कॉपरनिकस और कैपलर ने अपना अपना लॉ दिया, ठीक, कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है अर्थ में जिसकी वजह से मून और अदर स्टार उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, इफ सन इज एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट जस्ट लाइक मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, then we must believe that the day earth attract moon, sun must also attract earth towards it। मतलब उनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, कॉपरनिकस और कैपलर्स ने जो लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग अगर सन सेंटर पर है और कोई प्लेनेट उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, उसी तरह से अगर अर्थ सेंटर पर है और मून उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये बिलीव किया जा रहा था कि अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरह से सन जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। इन दिस रिगार्ड सर आइजैक न्यूटन स्टडीड वेरियस वर्क ऑफ अदर साइंटिस्ट एंड मेड several observations to conclude that the force of attraction does not only exist between the earth, moon and sun, but also between all small big things of this world. इसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, क्या नाम था उनका,
आइजैक आइजैक न्यूटन। न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारे रिसर्च किए, उसके बाद में उन्होंने बताया कि सिर्फ अर्थ और मून के बीच में या फिर सिर्फ सन, अर्थ और मून के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता, अट्रैक्ट करने का फोर्स नहीं पाया जाता, बल्कि वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी छोटी बड़ी चीजें हैं सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। स्टोन्स, डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा, इन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से पाया जाता है? उनके मास की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से पाया जाता है? मास। मास की वजह से। उनके मास की वजह से, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यह प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन की यह प्रॉपर्टी जो कि मास की वजह से होती है, ठीक है, अट्रैक्शन की यह प्रॉपर्टी जो कि मास की वजह से होती है, इसी को ही क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसके वजह से कोई भी ऊपर गई हुई चीज नीचे आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिस्टिंग between any two bodies of the universe depend upon their masses and the distance between them। मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाया जाता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाया जाता है वो किस पर डिपेंड करता है? उनके मास पर, और उनके बीच कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। As shown in figure 2, figure 2 मास को आप मतलब देखिए। क्या होता है? वेट बेटा, वेट। As shown in figure 2, consider that two bodies A and B are placed at distance R। देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिया गया है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, जिनके बीच का दूरी क्या है? R, ठीक। ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है F, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। द मासेस ऑफ बॉडीज ए एंड बी आर, देखिए मास क्या है इन दोनों का? बॉडी ए का मास है m1, बॉडी बी का मास है m2, ठीक है। ये मास है दोनों का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, द फोर्स acting between them must be directly proportional to the product of their mass। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मैम ये समझ में नहीं आ रहा मैम कैसे वो इफेक्ट होगा करके। देखते हैं, यहाँ पर देखिए आगे आपको समझाया गया है। मतलब इनके बीच में जो पाया जाएगा, ठीक है, जो फोर्स पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाया जाता है दो बॉडी के बीच में, उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर उनका मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, और मास डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। दैट मीन्स फोर्स को किससे डिनोट किया गया है? एफ से, है ना। यहाँ देखिए फोर्स को किससे डिनोट किया है? एफ से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इज इक्वल टू m1 इंटू m2। m1 किसका मास है? बॉडी ए का, और m2 किसका मास है? बॉडी बी का, ठीक है। बॉडी बी। तो फोर्स इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into m2, ठीक है। Also the force between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स पाया जाता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस पाया जाता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोल रहे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। अपोजिट कैसे होगा? मान लीजिए उनका डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैम समझ जैसे में नहीं आप आया अच्छे से। दो मैग्नेट लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, दो मैग्नेट आप ले रहे हैं, ठीक है। दो मैग्नेट अगर आप जितने पास रहेंगे वो एक दूसरे को उतना ही अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे ना। और जैसे जैसे आप उनका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, उनका दूरी आप बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो फोर्स भी क्या होते जाएगा? फोर्स क्या होते जाएगा? मैम कम होते कम होगा। डिक्रीज होते जाएगा, फोर्स कम होते जाएगा। मतलब उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होते जाएगा, है ना। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे,
करेंगे ना? Yes. यस तो मैम। यही बोला जा रहा है कि अगर दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे हमने r से रिप्रेजेंट किया, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच जो फोर्स है वो कम होते जाएगा। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, समझ आया यहाँ तक ये क्यों लिखा हमने? नो मैम, मैम समझाइए ना अच्छे से। बेटा वही तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जा रहा है, इसीलिए इसको लिखा गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पर लिया हुआ है, ये जो दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, दो चीजें जो आप दिखाई दे रही हैं, उनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है, ठीक, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है F Yes, इनवर्सली ma'am. प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब समझ आया? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम आ गया। हम्म। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। ठीक, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है। याद आया कुछ? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है, मैंने बताया था, याद आया? यस मैम। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कुछ भी हो सकता है, जैसे जी एस, ठीक है। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं जी। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये साइन हमने हटा दिया है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया, और दोनों साइड कांस्टेंट करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमने क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जी लगा दिया। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2/r²। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? जी कहाँ से आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ मैम पर यानी कि देखिए, ए को हटा देंगे मैम। ए नहीं है बेटा, जैसे वो कि आप ए को प्रोपोर्शनैलिटी हटा का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, वो ए नहीं है, वो यस इस मैम। तरह से बना हुआ है, ठीक है। यस मैम। तो प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जी लगाया गया है, ठीक है। अब इस बॉक्स में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी वाज अननोन एट द टाइम ऑफ न्यूटन। न्यूटन के टाइम पर जी की वैल्यू पता नहीं थी। इन 1797 कैवेंडिश प्लेस्ड टू बॉडीज of known masses at certain distance and found out the force of attraction between them। मतलब एक साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, जिन्होंने दो ऑब्जेक्ट जिसका मास उन्हें पता था, जिनका मास उन्हें पता था, उनको एक डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। डिस्टेंस पर रखने के बाद उन्होंने उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बारे में पता लगाया। इसके हेल्प से इक्वेशन 4 को यूज करके, ये जो इक्वेशन 4 है उसको यूज करके उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता लगाया। ही देन कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी। उसके बाद उन्होंने दो बॉडी के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पता लगाया, उसके बाद उन्होंने जी की वैल्यू निकाली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. मैम रिपीट समझाइए तो जी का वैल्यू कैसे होगा? आगे देखते हैं जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस मैम। Ma'am.
here g is universal gravitational constant. अब आपको समझ आ गया होगा कि g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ओके। द वैल्यू ऑफ g इन Yes, ऐसा ma'am. यूनिट इज, g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू कितना होता है ऐसा यूनिट में 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू, जी का वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल है, देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। एंड व्हाट हैपन व्हेन द डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड। और क्या होगा अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल हो जाए। वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाएंगे, अगर उसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा, डिक्रीज होगा, है ना। Yes, ma'am. Yes. Can you tell what effect will the increase of or decrease the value of g have on your daily lives? इसको छोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg and the mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kg। अर्थ का मास कितना है 6 into 10 to the power 24 kg और सन का मास है 2 into 10 to the power 30 kg। दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का वो है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। 10 in हाँ, तो अब आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच में कितना फोर्स है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको निकालना है, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सन। दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट है उसको बताना। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द सन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ, दो मतलब एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। सन अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, अर्थ सन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपको याद है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, अभी जो हमने पढ़ा। Yes, ma'am. हाँ ठीक, तो वही इक्वेशन यहाँ पर यूज किया गया है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उसको पहले निकालते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए एम ई जो लिखा है यहाँ पर दिख रहा है, एम ई लिखा हुआ है। Yes, ma'am. एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg दिया हुआ है। 24 किलोमीटर ग्राम। और मास ऑफ सन दिया हुआ है 2 into 10 to the power 30 kg, ठीक है। आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस है, दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। Yes, ma'am. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, है ना। कितना दिया हुआ है डिस्टेंस, यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सॉरी पर केजी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू Yes, पुट ma'am. करेंगे इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में आपको वैल्यू पुट करके जाना है। इक्वेशन 4 क्या है, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. हाँ, उसके Yes, बाद ma'am. हम कैसे मैम उसके इसका बाद- आपका कैसे जी का वैल्यू पता चला? जी का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखा करो बेटा, तब आपको समझ में आएगा। आप ध्यान देते नहीं हो, बीच बीच में क्वेश्चन करते हो फिर। ये देखिए जी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर भी जी की वैल्यू आपको यहाँ पर अभी मैं बताई कि इसको याद रखना है जी की वैल्यू को करके, ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करते जाएंगे, जी की वैल्यू हमने लिख दी और क्या है एम मास ऑफ अर्थ
ठीक है, मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 स्क्वायर दिया हुआ है, Yes, ma'am. होल स्क्वायर करेंगे इसका, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको अब आप लोग सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे कि कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ओके। Okay, ma'am. Yes, ma'am. बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, और अगर समझ में नहीं आता तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। Okay, ma'am. ओके